Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिड्डा. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस जीके ऑफ थर्ड वीक ऑफ जून 2020. जून 2020 के तीसरे हफ्ते के मिसलेनियस जीके को हम डिस्कस करने वाले हैं. इसमें बेसिकली क्या क्या हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं. मिसलेनियस जीके इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स. ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है क्योंकि अभिपीडिया ने करंट अफेयर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है. दैट इज मिसलेनियस जीके, करंट जीके एंड इकोनॉमिक जीके. तो मिसलेनियस जीके के अंदर बेसिकली हम किन किन चीजों को कवर करते हैं? अपॉइंटमेंट्स, पर्सन इन न्यूज, ऑबिचुरीज, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स, सबमिट्स. तो इन कुछ बेसिक चीजों को हम इसमें डिस्कस करते हैं किसके अंदर? मिसलेनियस जीके के अंदर. तो टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मिसलेनियस जीके का सेशन. दैट इज थर्ड वीक ऑफ जून 2020. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले डेज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज. तो ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये कब होता है बच्चों? ये होता है 14 जून को, 14th ऑफ जून. 14th ऑफ जून को ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून. 14th ऑफ जून को इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप ब्लड दो, आप रक्तदान करो. ठीक है, बेसिकली भारत में तो वैसे भी बहुत अच्छे लेवल पे रक्तदान होता है. अभी जैसे कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए काफी ब्लड आना कम हो गया क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, हॉस्पिटल्स में जाना सेफ नहीं समझ रहे हैं, तो इसी के कारण ब्लड नहीं दे पा रहे हैं. तो अभी काफी शॉर्टेज भी आया इंडिया के अंदर ब्लड को लेकर. तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम क्या था बच्चों? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम रहा सेफ ब्लड सेव लाइव्स. सेफ ब्लड सेव लाइफ लिव्स. तो बेसिकली दिस इज थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. एंड हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो हर्षवर्धन है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने बेसिकली एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है. ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन. इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, दैट इज ई ब्लड सर्विसेज. ई ब्लड सर्विसेज एक एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च करी है बेसिकली ब्लड की डिमांड को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड करें. अभी कोविड की वजह से काफी ब्लड नहीं मिल पा रहा है. तो हमारे जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने एक ऐप लॉन्च करा है, ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप, दैट इज टू रेज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द ब्लड. ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान कर पाए. और इसके लिए अगर मैं स्लोगन की बात करना चाहूं कि क्या नारा लगाया गया लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस. कि आप रक्तदान करें और दुनिया भर को स्वस्थ करने में अपना योगदान दें. तो दैट्स द स्लोगन एंड थीम इज सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स. तो बढ़ते हैं आगे. वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे. बेसिकली एल्डर्स के प्रति जो अब्यूजिंग होती है एल्डर्स की, उन सबको रोकने के लिए बेसिकली ये एक दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं 15 जून को पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में, कि जो भी एल्डर्स के अगेंस्ट अब्यूजिंग होती है उसको रोका जाए, उसकी रोकथाम के लिए, बिकॉज इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. तो इस सबको रोकने के लिए यहाँ पे 15 जून को एक डे ऑर्गेनाइज किया जाता है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड विंड डे, 15th ऑफ जून. अगेन 15th ऑफ जून को 2 दिन होते हैं, एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे एंड विंड डे. अब विंड की बात करूं तो यहां पर बात होती है विंड एनर्जी की. यहां पर बात विंड एनर्जी की होती है, विंड एनर्जी. अब विंड एनर्जी इज द पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. विंड एनर्जी किसका पार्ट है? विंड इज द पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा. तो बेसिकली कार्बन एमिशन को कम करना, यहाँ पर नेट जीरो कार्बन एमिशन हमारे टारगेट्स चल रहे हैं कि हमें पोल्यूशन को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है. इसीलिए हम थर्मल पावर प्लांट्स को कम करते जा रहे हैं. तो और हम बढ़ते जा रहे हैं किसके अंदर, किसकी तरफ? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं. तो इंडिया का एक टारगेट है, बेसिकली इंडिया का एक टारगेट है क्या? इंडिया टू जनरेट 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022. इंडिया को 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना है 2022 तक. तो क्या कहता है इंडिया? आउट ऑफ दिस 175 गीगावाट, 100 गीगावाट जो होगा वो क्या होगा? सोलर होगा. 100 गीगावाट क्या होगी? सोलर एनर्जी. एंड 60 गीगावाट क्या रहने वाला है? 60 गीगावाट रहने वाला है विंड. 60 गीगावाट यहां पे क्या रहेगा? विंड. 10 गीगावाट बायोमास है एंड द 5 इज हाइड्रो पावर.
तो बेसिकली दीज आर आवर टारगेट रिगार्डिंग द 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। ये हमारा टारगेट है, ये इंडिया को जनरेट करनी है और इसी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी कितना टारगेट है हमारा 60 गीगावाट। तो इसी को बढ़ाने के लिए, इसी के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यहां पर एक डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 15 जून। और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हमारे जो मिनिस्टर हैं इनका नाम है आरके सिंह, इनका नाम है आरके सिंह, राजकुमार सिंह। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। फैमिली रेमिटेंसेस को लेकर एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज 16 जून। 16 जून को पूरे विश्व भर में ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है रेमिटेंसेस को लेकर, बेसिकली फैमिली रेमिटेंसेस को लेकर। अगर मैं रेमिटेंसेस की बात करूं तो पिछले साल तक इंडिया वाज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस साल का भी रिपोर्ट आना बाकी है, तो बट इंडिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, बेसिकली जो मारुथल होते हैं, जो सूखी भूमि होती है, उनको बेसिकली कम करने के लिए, ठीक है, उनको उपजाऊ बनाने के लिए, यूज में लेके आने के लिए ये डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं 17 जून को। 17 जून को विश्व भर में यह डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लियर? कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज करता है। यूनाइटेड नेशन में कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो कि 1996 में बनाई गई थी। क्लियर? 1996 में इसको बनाया गया था। किस लिए? बेसिकली दुनिया भर में जो लैंड बंजर भूमि है या फिर मारुथल में है, डेजर्ट भूमि है, जंगलों की कटाई हो रही है, ठीक है, तो उन सबको रोकने के लिए, बेसिकली उन सबको डिक्रीज करने के लिए, फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए, भूमि को वापस उपजाऊ भूमि बनाने के लिए यहाँ पे एक दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं 17 जून। एंड ये बॉडी उसके लिए काम करती है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा। और इस बार इसका थीम क्या था? तो बच्चों इस बार इसका थीम था फूड फीड फाइबर। फूड फीड फाइबर, फूड फीड फाइबर, दैट्स अ थीम बेसिकली ऑफ द वर्ल्ड डे, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये इस बार इसका थीम था, फूड फीड एंड फाइबर। बेसिकली फूड को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पर लैंड को यूटिलाइज करने के लिए ये हम यहाँ पे डे ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडिया भी अच्छे लेवल पे इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हम अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में लगे हुए हैं। पहले क्या होता था, विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हम जंगलों को काटते गए, आज भी काटा जा रहा है, बट इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर काम कर रही है कि इसको ना काटा जाए। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अगर आने वाले टाइम में अगर हमें सर्वाइव करना है, हमारी फैमिली को सर्वाइव करना है, तो हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए मैंडेटरी है, हमें करना पड़ेगा ये चीजें, ठीक है। ये हमारे लिए एक जरूरत है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मास्क डे। मास्क डे बेसिकली अभी कोविड-19 के चलते हुए, कोरोना वायरस के चलते हुए, तो मास्क पहनना बहुत मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने कि मास्क पहनना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कोरोना का संक्रमण फैलता है। तो इसी को लेकर 18 जून को मास्क डे ऑर्गेनाइज किया। पूरे विश्व में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ एक राज्य ने, सिर्फ भारत के एक राज्य ने इस डे को ऑर्गेनाइज किया, एंड द स्टेट इज कर्नाटका। किस राज्य ने बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया? कर्नाटका ने इसको ऑर्गेनाइज किया। कब किया? 18 जून को। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा पेपर के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑर्गेनाइज द मास्क डे? क्लियर? दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये बन सकता है, कर्नाटका ऑर्गेनाइज द मास्क डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मास्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? दैट इज 18 जून। तो आपको पता होना चाहिए, दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। उसके बाद कर्नाटका की बात करें तो यहां के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुरप्पा, बीएस येदुरप्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली सेक्सुअल वायलेंस को डिक्रीज करने के लिए, यहां पर उसको कम करने के लिए ये दिन ऑर्गेनाइज करते हैं हम 19 जून को। 19 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अब रिफ्यूजीज की बात करें तो बेसिकली रिफ्यूजीज को बहुत यहाँ पे इनको इनके राइट्स नहीं मिल पाते। दुनिया भर में बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं, तो बहुत कुछ होता है इनके साथ। तो इसी को लेकर इनके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 20 जून को, दैट इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। कब? 20 जून को। और इस बार इसका थीम क्या रहा? एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट्स। ये इस बार इसका थीम था, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे।
एवरी एक्शन काउंट्स। बच्चों थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, डायरेक्ट सीधा कई बार आपको डे नहीं पूछा जाता है, सीधा थीम को लेकर क्वेश्चन आता है, तो थीम आपको पता होनी चाहिए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान ये कौन है? ये यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ नियुक्त किए गए। यूटीआई म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो इसके बेसिकली यहां पर नए सीईओ नियुक्त किए गए इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान तो एक सिंपल सा अपॉइंटमेंट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्यों नियुक्त किए गए? म्यूचुअल फंड को बेसिकली हम बैंकिंग की क्लासेस में पढ़ेंगे, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ पूलिंग ऑफ मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, अनमोल नारंग ये पहले सिख बने हैं जो कि यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन प्राप्त किया इन्होंने। जैसे इंडिया में इंडियन नेवल एकेडमी है, इंडियन आर्मी स्कूल्स हैं, तो उसी तरह यूएस में है यूएस मिलिट्री एकेडमी। तो यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन प्राप्त करने वाले पहले सिख ऑब्जर्वेंट हैं अनमोल नारंग। तो नाम पता होना चाहिए, क्वेश्चन सीधा सिंपल सा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम यूएस मिलिट्री एकेडमी। तो सीधा नाम ही पूछा जाएगा आपसे, अनमोल नारंग। अनमोल नारंग। कैथी सुलिवन। कैथी सुलिवन ये पहली ऐसी वुमेन थी, कैथी सुलिवन ये पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने स्पेस पे वॉक किया था। क्लियर? पहली ऐसी यूएस वुमेन, पहली ऐसी अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था। अब ये पहली ऐसी यूएस वुमेन बन गई हैं, ठीक है, जिन्होंने डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन में जिन्होंने बेसिकली सबसे डीपेस्ट पॉइंट में वॉक किया है। क्लियर? तो दैट इज कैथी सुलिवन। जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशियन का, जो ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मरीना ट्रेंच। उसको कहते हैं क्या? मरीना ट्रेंच कहते हैं उसको। क्लियर? बेसिकली दैट इज मरीना ट्रेंच है, पॉइंट है। इसका जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है, बेसिकली इसके फ्लोर को क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप कहते हैं, चैलेंजर डीप। तो इस मरीना ट्रेंच पे आज तक बेसिकली चैलेंजर डीप पे आज तक सिर्फ 8 लोग ही दुनिया भर के पहुंच पाए हैं, सिर्फ 8 लोग दुनिया भर से, और शी इज वन ऑफ देम, शी इज वन ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं। पंकज त्रिपाठी, द फेमस बॉलीवुड एक्टर, सब जानते हैं इनको, पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी बन गया बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। बिहार खादी। अब देखिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, तो उसी स्वदेशी अपनाओ योजना के तहत खादी को बहुत प्रमोट किया जाता है। खादी को प्रमोट करने का काम करता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की जो यहां पर काम करती है खादी को प्रमोट करने के लिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो बेसिकली बिहार खादी की अगर मैं बात करूं तो उसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए पंकज त्रिपाठी जी। बेसिकली बिहार के अंदर, पटना बिहार में एक खादी मॉल बनाया जा रहा है, खादी को लेकर एक मॉल बन रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल, तो खादी को लेकर, और पंकज त्रिपाठी जी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसको प्रमोट करने का यहाँ पे काम करेंगे। पंकज त्रिपाठी द फेमस बॉलीवुड एक्टर। आगे बढ़ते हैं। किर्गिस्तान की अगर मैं बात करूं, किर्गिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे दैट इज मुहम्मद कल्लई अब्दुलगैजव, नाम थोड़ा अजीब है, तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इनके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे, इनको लगा कि ये चार्जेस गलत है। क्लियर? इनको लगा कि वो गलत चार्जेस है, झूठे आरोप है, तो इसी के चलते हुए इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान की अगर मैं बात करूं, किर्गिस्तान की जो कैपिटल है दैट इज बिश्केक। बिश्केक। और करेंसी यहां पे चलती है सोम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वोल्कन बॉस्किर बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट, बेसिकली नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, दैट इज इन शॉर्ट में इसको यूएनजीए बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएन का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, उसी की बिल्डिंग के अंदर एक काम करते हैं। बेसिकली एक कमेटी है, एक बॉडी है ये। क्लियर? तो ये क्या करती है? यूनाइटेड नेशन की सारी समिट्स, मीटिंग्स, डेज को ऑर्गेनाइज करने का काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ही होता है, तो यूएनजीए ही करता है उसको लेकर काम। अब यूएनजीए में एक प्रेसिडेंट होता है, तो अभी प्रेसिडेंट कौन है? अभी इसके प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बांदे, प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बांदे, प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बांदे। तो ये बेसिकली इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, जो कि काम करेंगे कब तक? सितंबर तक, सितंबर
2020 तक इनका टर्म है। सितंबर 2020 तक तिजानी मोहम्मद बांदे जी काम करेंगे। इसके बाद यहां पर बैठेंगे नए प्रेसिडेंट वोल्कान बोस्कीर, ये टर्की से हैं, ये टर्किश हैं। क्लियर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, दैट इज टर्किश, ये टर्की से बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। देखिए अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर काम कर रहे हैं, तो उर्जित पटेल थे 24th। आरबीआई के 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, 24th गवर्नर। इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था बिफोर टर्म एंड कुछ गवर्नमेंट के साथ इनके इश्यूज थे, उसके कारण इन्होंने रिजाइन दे दिया। हालांकि गवर्नमेंट ने ये तो बोला कि ये पर्सनल इश्यूज की वजह से रिजाइन किया है, बट आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में बढ़ते हुए मतभेदों को लेकर इनका रेजिग्नेशन आया था उर्जित पटेल जी। तो इनको अभी क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का नया चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया गया है। किसको? उर्जित पटेल जी को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस दैट इज अनुराग ठाकुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हमारा जो खेल मंत्रालय है, इसने एक अनाउंसमेंट किया कि क्या बेसिकली ये क्या बनाने जा रहा है, ये भारत में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में बनाएगा। क्या? भारत के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में ये बनाएगा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिकली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 8 स्टेट्स को चूज किया है, स्टार्टिंग इन 8 स्टेट्स से होने वाली है। ये 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटका, ओडिशा, केरला, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। इन 8 राज्यों में बेसिकली सबसे पहला ये बनाए जाएंगे खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एंड एक राज्य में तो स्टार्टिंग भी हो चुकी है, वो कौन सा राज्य है? तो देखिए आइजोल की बात करूं, मिजोरम के अंदर है। आइजोल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, राजीव गांधी स्टेडियम। तो इस राजीव गांधी स्टेडियम को अपग्रेड करके बनाया जाएगा, दैट इज खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो यहां पर इसको बनाया जाएगा। कौन सा स्टेडियम? राजीव गांधी स्टेडियम। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन सा स्टेडियम। और दूसरा क्वेश्चन यहां पे ऐसे आता है, राजीव गांधी स्टेडियम कहां पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक जीके को लेकर क्वेश्चन कि राजीव गांधी स्टेडियम कहां पे। एग्जाम पे सीधा सा क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो कहां पे है? आइजोल में है, मिजोरम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नापोली, दैट्स ऑफ फुटबॉल की बात कर रहे हैं हम। तो एक फुटबॉल क्लब है नापोली, इसने दूसरे फुटबॉल क्लब जुवेंटस को हराया है। क्लियर, इसने जुवेंटस को हराया है। कौन सा फुटबॉल कप जीता है इसने? इटालियन फुटबॉल कप। इटालियन, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, इटालियन फुटबॉल कप, इटालियन। क्लियर, तो यही है इटालियन फुटबॉल कप, छठा इटालियन को बेसिकली ये नापोली ने अपना छठा 6th इटालियन कप जीता है। लास्ट इसने 2013-14 में जीता था, उसके बाद अभी 2020 में इसने ये कप जीता है। शख्रियार मेहमदाइरोव, तो ये इन्होंने क्या जीता? इन्होंने जीता शारजा ऑनलाइन चेस चैंपियन। बेसिकली चेस चैंपियनशिप शारजा में इस बार ऑनलाइन ऑर्गेनाइज की गई, शारजा सिटी में इसको इस बार ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ पे इन्होंने शख्रियार मेहमदाइरोव जी ने इसको जीत लिया है, चेस चैंपियनशिप। नेक्स्ट, बहरीन। देखिए बहरीन क्या है? बहरीन इज द कैपिटल ऑफ मनामा। क्लियर, सॉरी, बहरीन की राजधानी है मनामा। अब मनामा बहरीन की बात करें तो बहरीन होस्ट करने वाला है क्या? एशियन यूथ पैरा गेम्स। एशियन यूथ पैरा गेम्स दिसंबर 2021 में होने वाली है। ये कहाँ होने वाली है? ये होंगी बहरीन के अंदर। क्लियर, एशियन यूथ पैरा गेम्स, एशियन यूथ पैरा गेम्स कब? दिसंबर 2021 में होने वाली है। इसको होस्ट करेगा बहरीन। तो अभी बहरीन कहाँ ऑर्गेनाइज करने वाला है ये बेसिकली अनाउंस नहीं किया गया, बट मोस्ट प्रोबेबली अपनी कैपिटल मनामा में ही इसको ऑर्गेनाइज करेगा। एंड फर्दर बात करें तो कौन कौन से यहाँ पर खेल खेले जाएंगे, कौन कौन सी गेम होने वाली है, तो टोटल 9 स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जाएंगे। कौन कौन से देख लेते हैं? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बोकिया, गोल बॉल, टाइक्वांडो, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस एंड व्हील चेयर बास्केटबॉल। तो ये बेसिकली कुछ गेम्स है जो यहाँ पे खेले जाएंगे, 9 गेम्स टोटल। तो कहाँ होने वाला है? बेसिकली सिंपल वेन्यू को लेकर क्वेश्चन आता है।
विच कंट्री सेट टू होस्ट द एशियन यूथ पैरा गेम्स इन दिसंबर 2021? ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, दैट इज बहरीन। नेक्स्ट, IMD दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। देखिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, दुनिया भर की कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज कि कौन सी इकोनॉमीज यहाँ पे सबसे ग्रोइंग है, बेसिकली कॉम्पिटिटिव सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन में है, तो भारत इसमें रहा 43rd नंबर पे, इंडिया इसमें रहा 43rd नंबर पे, भारत का रैंक जो आया 43rd। और दुनिया की जो टॉप 5 इकोनॉमीज है बेसिकली वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के मामले में, तो वो सबसे पहले सिंगापुर, फिर आता है डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, हांगकांग। आपको फर्स्ट पता होना चाहिए और इंडिया का रैंक सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। सिंगापुर ने बेसिकली टॉप करा है और भारत का रैंक रहा 43rd, दैट इज इन द IMD, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। चले आगे बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी, फोर्ब्स ने अपना एक लिस्ट निकाला है, फोर्ब्स मैगजीन के बारे में आप सबको पता होगा। फोर्ब्स मैगजीन ने अपना एक लिस्ट निकाला है दुनिया के रिचेस्ट पर्सन को लेकर कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, और इस अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में जो टॉप करा वो करा अमेजन कंपनी के CEO जेफ बेजोस। ये अमेजन के CEO हैं, सबको पता होगा इसके बारे में, जेफ बेजोस। ये है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति। तो दूसरे पे रहे बिल गेट्स, इनके बारे में भी सबको पता होगा। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, प्रेजेंटली सत्या नदेला, भारत के सत्या नदेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। एंड मुकेश अंबानी, भारत के मुकेश अंबानी जियो कंपनी के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, तो ये रहे 9th पोजीशन पे दुनिया भर में, 9वें सबसे अमीर व्यक्ति, 9th सबसे रिचेस्ट पर्सन। तो ये कौन कहता है? ये कहता है फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स US बेस्ड एक मैगजीन है जो हर साल ऐसे इंडेक्स को रिलीज करता है। जस्ट मनी एंड स्टेलएप्स, तो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म अवार्ड्स की बात कर रहे हैं हम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म बेसिकली हर साल टेक्नोलॉजी पॉइंटर्स की एक लिस्ट निकालता है। तो 2020 के बेस पे इसने जो लिस्ट निकाली है कि कौन सी टेक एप्स टेक्नोलॉजी कंपनी सबसे अच्छी रही, तो इसकी लिस्ट में 2 भारतीय कंपनीज, 2 इंडियन कंपनीज आई। तो 2 इंडियन कंपनीज कौन कौन सी है? एक है जस्ट मनी, दूसरी है स्टेलएप्स। एक है जस्ट मनी और दूसरी है स्टेलएप्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म टेक्नोलॉजी पॉइंटर्स ऑफ 2020। भारत दूसरा सबसे बड़ा यहां पर कंजप्शन एनर्जी को कंजप्शन करने वाला देश रहा 2019 में। तो ये रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट किसकी है? BP स्टैटिस्टिकल की एक रिपोर्ट है। ये क्या कहती है कि भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर रहा 2019 में एनर्जी की कंजप्शन को लेकर। अब एनर्जी में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भारत में जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है कोल से, अप्रोक्सीमेटली 54-55%, दैट इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ थर्मल एनर्जी। तो 64-65% हम थर्मल जनरेट करते हैं। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो 64-65 थर्मल में से 54-55 तो हम सिर्फ कोल से ही जनरेट करते हैं। तो भारत में बहुत अच्छे लेवल पे एनर्जी यूज होती है। और पहले नंबर पे कौन रहा? तो पहले नंबर पे रहा चाइना। पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए एनर्जी कंजप्शन भी ज्यादा होगी, क्लियर। नेक्स्ट, इंडिया टू लेड यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल समिट। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल समिट हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है बेसिकली यूएस और इंडिया के बीच में। यूएस और इंडिया बेसिकली मिलकर एक समिट करते हैं बिजनेस को लेकर, अपने आपस में बिजनेस को बढ़ाने को लेकर। तो इस बार ये मीटिंग होने वाली है भारत में, भारत के अंदर। बेसिकली अभी जुलाई अगस्त में ही शायद ऑर्गेनाइज करवाने के चांसेस हैं इसके, इस मीटिंग के। नेक्स्ट, ऑब्ituaries की बात करते हैं कि कुछ फेमस पर्सन जो अब दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले एक बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर AL राघवन जी, ये अब नहीं रहे। क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि AL राघवन पास अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच, ही बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, क्लियर। सिंगर थे, पेंटर थे, पॉलिटिशियन थे, क्रिकेटर थे, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। सेम अच्युत उसगांवकर, गोवा के फॉर्मर मिनिस्टर, बेसिकली गोवा स्टेट असेंबली के मिनिस्टर थे अच्युत उसगांवकर जी। तो अब ये नहीं रहे, बहुत ही फेमस मिनिस्टर, बहुत ही ओल्ड थोड़े से पॉलिटिशियन थे ये। तो किस तरह से पूछा जाता है कि कौन थे ये? तो ये थे पॉलिटिशियन। ये कौन था? ये थे पॉलिटिशियन। उसके बाद बात करें तो एक हमारे वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी, भारत के एक बेहतरीन बल्लेबाज, ये अब नहीं रहे। तो फिर से इनको लेकर गेम पूछा जा सकता है, ही बिलोंग्स टू विच ही प्ले विच गेम, ये कौन सी गेम खेलते थे? फुटबॉल, क्रिकेट। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है वसंत राय जी।
उसके बाद बात करें सुशांत सिंह राजपूत, इनके बारे में सबको पता है कि ये अब नहीं रहे। ये तो बहुत फेमस, मतलब कोई हो ही नहीं सकता जो कह दे कि उसको नहीं पता सुशांत सिंह राजपूत कौन था और वो गया चला। ठीक है, इनके बारे में सबको पता है सुशांत सिंह राजपूत। तो इनकी लास्ट मूवी अभी रिलीज हो रही है, तो हो चुकी है इनकी लास्ट मूवी सुशांत सिंह राजपूत। उसके बाद बात करें लेफ्टिनेंट जनरल CN सोमाना, तो हमारी आर्मी के CN सोमाना साहब अब नहीं रहे। CN सोमाना ये एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो ये अब ये नहीं रहे। तो ये थे कुछ फेमस ऑबिचुरीज, मतलब कुछ फेमस पीपल जो अब दुनिया में नहीं रहे। इनको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था हमारा मिसलेनियस जीके का सेशन। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।